हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लोक प्रशासन का महत्व और विस्तार क्षेत्र। लोक प्रशासन का जो इम्पोर्टेंस है, विस्तार कैसे हुआ इसका, ये जानेंगे कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स से और उसके ब्रीफ में डिस्कशन से। राज्य का व्यवहारिक और विशिष्ट भाग लोक प्रशासन का एक महत्व है, यानी कि राज्य जो है, स्टेट जो है, एक स्पेशल एरिया है उसका बिहेव में, जो राज्य के कल्याण के लिए काम करता है, राज्य के लिए काम करता है। यहाँ फिर जन कल्याण का माध्यम है और विधि और न्याय है, यानी विधि का मतलब कानून और न्याय का मतलब जिसके साथ गलत हो, किसी ने अगर किसी के साथ अन्याय किया हो तो उसको न्याय दिलाना। रक्षा करना यानी कि देश के लोगों की रक्षा करना। अखंडता यानी कि जो है टुकड़े ना होने देना, देश के लोगों में बंटवारा ना होने देना, तथा शांति व्यवस्था कायम करना क्षेत्र में, राज्य में, हमारे देश में। लोकतंत्र का वाहक और रक्षक है ये। औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए लाभकारी है लोक प्रशासन जो है। कहने का मतलब जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक है उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूँ ही नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही जो गवर्नमेंट है वो अपना काम प्रॉपर कर पाती है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है, यानी समाज में, हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाना। अगर गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए डेवलपमेंट करना, लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें आजीविका का माध्यम बनना, यानी उनके डेली लाइफ को सुधारने के लिए एक माध्यम बनना, एक सोर्स बनना। सभ्यता लाना, समाज में एक तौर तरीका स्थापना करना, संस्कृति को बढ़ावा देना तथा इसका संरक्षण करना, इसकी सेफ्टी करना, यानी हमारे जो भारत की जो विरासतें हैं, जैसे बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है, उन सब की रक्षा करना, ये सरकार का काम है। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। जैसे हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे लाल किला हो गया या सोमनाथ मंदिर हो गया या जामा मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं और धार्मिक एक विश्वास के, धार्मिक आस्था विश्वास का एक क्षेत्र भी है। इन सब की जो रक्षा करना, इन सब में शांति कायम करना ही सरकार का काम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही निभाती है। पहला पॉइंट देखते हैं, राज्य का व्यवहारिक विशिष्ट भाग। इसका अर्थ है कि जो सरकार है वो शासन का मतलब सरकार का जो काम है, वो दायित्व है, वो पूरा एक आकार देकर, मूर्त रूप प्रदान कर कर उसको तब वो निभाती है। और ये कंपलसरी भी है उनके लिए, क्योंकि वो जब इलेक्शन में जीत के जब हम किसी एक नेता को चुनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के अंदर शांति कायम करे। दूसरा है जन कल्याण का माध्यम। अब जन कल्याण के लिए कैसे है ये माध्यम, यानी जनता के कल्याण करना, जैसे कि चिकित्सा हो गया, यानी डॉक्टर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना कंट्री में, राज्य में, स्वास्थ्य हेल्थ का देखना, परिवार कल्याण देखना, शिक्षा का क्षेत्र देखना, जनसंचार यानी कि मीडिया को संभालना, मीडिया में क्या चल रहा है, राजनीति को लेके, देश की इकोनॉमी को लेके जो मीडिया है वो क्या दिखा रही है, हमारे देश में क्या खबरें हैं, क्या टेक्नोलॉजी आई है, ये सारी कोऑर्डिनेशन को लेके चलना। ऊर्जा को, सामाजिक सुरक्षा के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्री को देखना और जो घर हैं लोगों के उनका निर्माण करना, ये सब हमारे जन कल्याण का माध्यम कौन करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। गवर्नमेंट जो है वो तो एक नियम लागू करती है, विधेयक पारित करती है संसद में, लेकिन उसके बाद जो उस विधेयक पे जो काम करने वाली जो पब्लिक होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी कि सरकार के जो सेलेक्ट किए हुए अधिकारी होते हैं, जिसमें बहुत से एग्ज़ाम्स भी होते हैं, यूपीएससी, एसएससी, जिस एग्ज़ाम को क्रैक करके लोग सरकारी पोस्ट पे जाते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी चल जाते, वो इसी काम के लिए चुने जाते हैं। रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था के लिए, इसमें क्या होता है, रक्षा करने के लिए न्याय किया जाता है, पुलिस की व्यवस्था की जाती है, सशस्त्र बल हथियार निर्माण किए जाते हैं, यानी कि देश की रक्षा के लिए बहुत सारी बंदूकें, औजार, हथियार, इन सब को सरहद पे फौजियों को दिया जाता है, सेना बनाई जाती है देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। अब क्या है कि लोकतंत्र का वाहक और रक्षक क्यों कहा गया है,
लोकतंत्र का वाहक इसलिए है कि जैसे किसी खबर को पहुंचाना, कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, नागरिक और मानवाधिकारों को एक तरह से एक्टिव रखना, निष्पक्ष न्याय करना, निष्पक्ष चुनाव होना, किसी एक के पक्ष में चुनाव ना हो, जो सबके लिए बराबर का हिस्सेदारी हो, बराबर हो, वो निष्पक्ष चुनाव है। और जन शिकायत का निस्तारण करना, यानी जनता की शिकायतों को ख़त्म करना, जनता जिस बात को शिकायत कर रही है, जिस बात को लेके, वो शिकायत का निवारण करना। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है ये। देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का माध्यम कैसे है। ये इस तरह से है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों, कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना, और उसके लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह और स्वयं सेवी संगठन के प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। यानी स्वयं की सेवा, स्वयं सेवी यानी खुद की सेवा में जो उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं ऑफिसर्स वगैरह, उन्हें कहते हैं स्वयं सेवी संगठन। यहाँ पर फिर आता है आपका सभ्यता, संस्कृति और कला का रक्षण करना। कल नहीं है यहाँ पर, ये कला है। कला यानी कि हमारी हुनर, हमारी स्किल्स। सांस्कृतिक अतिक्रमण, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे जो कल्चर है उन सबको बढ़ावा देना, और हमारे देश की जो कल्चर है और जो यहाँ पर जो आक्रमण होते हैं बाहर से, उसको पतन ना होने, उसका संस्कृति का पतन ना होने देना, और देश के अंदर जो आक्रमण होते हैं या कहीं से कोई हमला होता है या कोई किसी बात को लेके मुद्दा धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो वो उठता है, तो उस सब के वजह से हमारी कल्चर को कोई नुकसान ना हो, हमारी सभ्यता ख़त्म ना हो जाए, और जो हमारे देश में जो कलाएं हैं छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, उन सबको बढ़ावा देना, संरक्षण करना, संभालना, ताकि वो आगे की पीढ़ी उसका इम्पोर्टेंस समझ सके। ये भी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। फिर क्या है, विधि और न्याय, यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो कर्तव्य है कि वो संविधान, कानून, नियम, नीतियों और निर्धारित मापदंडों यानी कि रूल रेगुलेशंस को समाज में स्थापना कर सके, चला सके, एक तरह से लागू कर सके ठीक से। औद्योगिक और आर्थिक विकास, औद्योगिक का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री से है, और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक यानी कि आय, पैसे से है। जो देश की जो आय है वो देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है और देश के बाहर से जो व्यापार हो रहा है, लेन देन के जो काम हो रहे हैं, उन सब से है। राष्ट्र के समस्त प्रकार के संसाधनों का सही से यूज़ करना, एक डिसीज़न लेना, और व्यापार जो है यानी बिजनेस जो है उसको एक कोऑर्डिनेशन देना, संतुलन बनाए रखना, बैलेंस करे रहना, उसको ही राष्ट्रीय आय में प्रोग्रेस करना, हमारे जीवन की उच्च बनाने के लिए विशेष के साथ प्रतिस्पर्धा, विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन करना, ये सब हमारा औद्योगिक और आर्थिक विकास के अंदर आता है। और ये करता कौन है, ये हमारा लोक प्रशासन का ही काम होता है। ये भी जो हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट, उसके अंदर जो लोक प्रशासन यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, उन्हीं का ये काम होता है ये सब देखना। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे देश में लोक प्रशासन की। आजीविका का माध्यम यानी कि हमारी डेली रूटीन का, हमारी लाइफ का जो एक सोर्स है ये, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जनसंख्या जो है, रोज़गार जो है, उन्हें रोज़गार कौन देगा, जॉब कौन देगा, और एक प्लेस कैसे बनेगा किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी वर्क के लिए। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं लोक प्रशासन की। वो है ये 4 तरह की। भौतिक साधनों की समस्या, धन संग्रह की समस्या यानी कि पैसे जमा करने की, प्रशासनिक समस्या यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, संगठनात्मक समस्या, एनजीओ की समस्या यानी कि यहाँ पर भौतिक साधनों की समस्या जो है उसमें ये होता है कि साधनों की हमेशा कमी रहती है, जिससे लोक प्रशासन हमेशा समस्या बनी रहती है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देश में कितना भी कुछ क्यों ना हो, हर देश में ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जो इसकी कमी होती है, और सरकार को अपना काम करने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करने में। दूसरा, धन संग्रह की समस्या यानी कि लोक प्रशासन में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, कर्मचारियों को सेलेक्ट करना, उनको सैलरी देना, विभाग बनाना,
साधन देना और उसकी मटेरियल्स को जुटाना। यानी अगर एक इंडस्ट्री बन रही है तो इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए भी कुछ ना कुछ सोर्सेज तो चाहिए ना, कि हमारे पास पैसे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात पहले तो, अगर पैसे ही नहीं होंगे, अगर मनी ही नहीं होगा तो फिर इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी। प्रशासन इतना धन नहीं जुटा पाता, उसे हमेशा या तो इस सब कार्यों के लिए व्यय में कमी करनी पड़ती है, यानी कि अपने खर्चे को, बजट को कम करना पड़ता है, या फिर लोन लेना पड़ता है, बाहर के देश से कर्ज लेना पड़ता है। प्रशासनिक समस्या क्या है यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेशन में समस्या, जो काम में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, अगर जैसे कोई इंजीनियर है, आजकल न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बहुत से पुल्स वगैरह गिर गए। न्यू पुल जो अभी इनाग्रेशन हुआ वही पुल गिर गया। तो उसमें क्या है, इंजीनियर्स जो है उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है, या तो कहीं ना कहीं उनके काम में कमी रह गई है। तो यही बात है कि प्रशासनिक समस्या में ये होता है कि अगर जो प्रशासन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो सीरियस नहीं है अपने काम को लेके, तो और डिसीज़न मेकिंग नहीं है, तो यहाँ पर गलती भी होती है। तो ये प्रशासनिक समस्या है। कर्मचारियों पदाधिकारियों की सिलेक्शन करना, उनको बोनस देना, उनकी सैलरी में इंक्रीज़ करना, उनकी सेवा शर्तों को मानना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। संगठनात्मक समस्या ये है कि प्रशासनिक संगठन उसके आधार तथा बनावट से संबंधित है। इसमें विभागों का निर्माण या फिर काम का बंटवारा और उनके पारस्परिक संबंध, यानी एक साथ रिलेशन जो है काम करते समय एनजीओज़ वगैरह में, वो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन सबको भी समाधान करना और उन सबको सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, वो भी एक समस्या है यहाँ पर लोक प्रशासन की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका विस्तार क्षेत्र। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है, वो इस तरह से है 4 प्रकार से, जिसमें सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट जो है आपका पोस्ट स्कॉर्ब ही है। तो देखते हैं, पोस्ट स्कॉर्ब है दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। पोस्ट स्कॉर्ब को देखते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जो मत जारी किया उसे पोस्ट स्कॉर्ब कहा जाता है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि लूथर गुलिक एक थिंकर थे, और उन्होंने और उनके साथ एक और थिंकर थे उर्वरिक और लूथर गुलिक। इन दोनों ने अपने जो लोक प्रशासन को लेकर जो विचार थे उसको पोस्ट स्कॉर्ब में रखा था। एक नज़रिया है ये पोस्ट स्कॉर्ब। पोस्ट स्कॉर्ब की जो फुल फॉर्म है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग एंड डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। ये सब जो है जितना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो काम करता है वो पोस्ट स्कॉर्ब के अंदर ही आता है। तो पोस्ट स्कॉर्ब में उसको रखा जाता है, उनके वर्क को। तो यही बात यहाँ पर है। और पोस्ट स्कॉर्ब में बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं यहाँ पर जो है विचार जो है ना एक तरह से सिमट कर हैं, खुले विचार नहीं है, एक तरह से आज़ादी नहीं है विचारधाराओं को। जितनी सोच है बस उतने ही तक है, आगे नहीं बढ़े हैं। इसमें यहाँ पर कल्याण भी है, लोक प्रशासन में कल्याण का भी काम करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है पोस्ट स्कॉर्ब की विचारधारा में इसका कहीं पर कोई जगह नहीं है कल्याण के काम की, फिर भी यहाँ पर मिक्स हो जाता है कि जनता के कल्याण के लिए काम करना। पोस्ट स्कॉर्ब तो एक तरह से गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट का काम तो है ही कल्याण करना, लेकिन जो कल्याण के जो काम है वो अलग अलग एनजीओज़ करती है। पोस्ट स्कॉर्ब विचारधारा में मानव को महत्व नहीं दिया गया, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इंसानों को। पोस्ट स्कॉर्ब जो है वो बस पब्लिक यानी किताबी चीज़ें हैं और काम करने की चीज़ें हैं, उसमें इम्पोर्टेंस इंसान को अहमियत नहीं है उतनी, यानी रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा हैं। अतः लोक प्रशासन का वास्तविक तत्व छूट गया, यानी कि इम्पॉर्टेंट नॉर्मल सी ही चीज़ें हैं, जो उसका जो मेन जो था ओरिजिनल जो थीम थी वो इसमें ख़त्म हो गई। तो ये पोस्ट स्कॉर्ब की बहुत ही गलती है। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि एक साथ वर्क करना मिलजुल कर, ये भी जो है इसमें समर्थक आते हैं फिफन्स, FM मार्क्स, विल्सन, डिमॉक एक्सेट्रा। और लोक प्रशासन का जो ये जो दृष्टिकोण है सेकंड, उन सभी में कार्यों को मिलजुल कर हम मिलकर ये इन सभी काम से मिलकर बना है, जिनको नियम बनाना जैसे कि विधायिका, और नियम लागू करना कार्यपालिका, नियमों को उल्लंघन करने पर दंड देना, सजा देना
वो न्यायपालिका। ये आपका आता है लोक प्रशासन का सेकंड दृष्टिकोण, यानी एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर। एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर आपका आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। थर्ड है संकुचित दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि लोक प्रशासन संबंध केवल कार्यपालिका से ही होता है, यानी सिर्फ काम करने से और कानूनों को लागू करने से ही होता है, और इन और चीज़ों से इनको मतलब नहीं होता। इनकी जो थिंकिंग है, इसके अंडर जो होते हैं 5 स्टेप होते हैं। नॉर्मल प्रशासन होता है, संगठन यानी एनजीओज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कलीग्स कर्मचारी, बजट होता है और काम करने की एक टाइम पीरियड होता है। तो ये आपका आता है थर्ड, जो इसकी थिंकिंग है थर्ड संकुचित दृष्टिकोण में। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में खास कुछ नहीं होता। इसमें राज्य काम करता है, चाहे जनता माने चाहे ना माने, लेकिन निजी कार्य यानी कि जिनका प्राइवेट जो वर्क होता है, वो जैसे प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो उनका क्या काम है, वो तो बस अपने पैसे कमाने के लिए काम कर रही है। उनका कोई मोटिव नहीं है कि हाँ वो जनता का कल्याण करे, वो अपने पैसे से मतलब है उन्हें। और वहीं दूसरी ओर सरकारी अगर काम कर रहा है, सरकारी कंपनी है या सरकारी अस्पताल है या स्कूल है, तो उनका मोटिव है कि जनता का शिक्षा प्रदान करना, उनके सुविधा के लिए काम करना, उन्हें कल्याण करना, उनके लिए कल्याण का काम करना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कल्याण के लिए काम नहीं करते। तो ये आपका फोर्थ दृष्टिकोण यही है, इसी पे बेस्ड है। तो ये है आपका चैप्टर 2 लोक प्रशासन का महत्व और उसके विस्तार क्षेत्र।